तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। इसके पहले आपने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म और BCNF देखा है। तो अगर कोई टेबल आपके सामने दिया जाता है तो वो टेबल जो है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर कहलाएगा। उसके लिए दो कंडीशन है जो कि सेटिस्फाई करना चाहिए अगर टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर है। तो वो दो कंडीशंस क्या क्या हैं हम देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर दो कंडीशन देख सकते हो आपकी। अगर कोई टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर है तो उसमें ये दो कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला तो है कि वो BCNF पे होना चाहिए। पहला जो आपका जो टेबल है वो BCNF में होना चाहिए। और दूसरा जो है वो कंडीशन उसमें मल्टी वैल्यूज डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन अगर कोई टेबल सेटिस्फाई कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो टेबल फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती क्या है। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है उसको देखने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव किया था। रिमूव करने के लिए टेबल को डिकम्पोज कर दिया था, मतलब तोड़ दिया था। यानी किसी टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी थी तो हमने उसको तोड़ दिया था टेबल को। फिर थर्ड नॉर्मल फॉर्म को में हमने देखा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव किया गया। अगर किसी टेबल में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है तो हमने उस टेबल को तोड़ दिया था या उसको डिकम्पोज कर दिया था और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हट गई थी। जबकि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हम मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हटाएंगे। क्लियर है। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये देखते हैं कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती क्या है। अगर कोई डिपेंडेंसी आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रही है, ए बी को डिराइव कर रहा है, तो ये जो डिपेंडेंसी है वो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कहलाएगी यदि एक ही टेबल में ए की एक वैल्यू के लिए बी की एक से अधिक वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें देख सकते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट है उसके पास दो मोबाइल नंबर है तो उसकी जो एंट्री होगी राजा और उसका एक मोबाइल नंबर और दूसरा मोबाइल नंबर, तो उसको बोलेंगे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। लेकिन वो जो डिपेंडेंसी है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है क्योंकि वो हमने फर्स्ट NF में देखा था। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को हम तभी अचीव कर पाएंगे या उसको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी मानेंगे जब एक से अधिक कॉलम में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एक साथ आए। जो कि उसको इस पॉइंट को जो मैंने बोला उसको समझने के लिए आपको स्क्रीन पर देखना होगा कि अगर केवल दो ही कॉलम है और एक ही वैल्यू के लिए बी में एक से अधिक वैल्यूज हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर दो कॉलम है और उसमें एक से अधिक वैल्यू है बी की, यहाँ पर देखिए A1 के लिए B1 और B2 दो वैल्यूज हैं, तो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तो है बट इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक जाने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर ही ये सॉल्व हो जाएगा और इसको एटॉमिक एंट्री की जा सकती है। इसकी आसानी से एटॉमिक एंट्री की जा सकती है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर इसको रिमूव कर दिया जाएगा और इसको इस तरीके से एंट्री की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जांपल में देखेंगे कि इसको आसानी से सॉल्व कर लिया गया और एटॉमिक एंट्री कर दी गई। ये जो टेबल है, ये जो यहाँ पर आपको राइट साइड जो टेबल दिख रहा है ये नॉर्मलाइज है और ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के समय ही नॉर्मलाइज कर दिया गया, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक नहीं आएगा। कोई भी जो टेबल है उसमें अगर एक ही कॉलम में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है तो वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक नहीं जाएगा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर ही रिमूव कर लिया जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर एक से अधिक कॉलम में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है, तब इस तरीके से नॉर्मलाइज नहीं किया जा सकता। जैसा कि एग्जांपल में आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिखना है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में जो है अगर एक से अधिक कॉलम है, तीन कंडीशन यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है। ये तीनों कंडीशन क्या है, एक साथ आएंगी तब हम बोलेंगे कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है, नहीं तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर ही हटा दी जाएगी। पहली कंडीशन है कि ए अगर बी को डिराइव कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को डबल एरो से दिखाया गया है। तो इसका मतलब है कि अगर एक वैल्यू के लिए बी में एक से अधिक वैल्यू है तो उसको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के अंदर जो रूल है उसके अंदर ला सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है कि टेबल में कम से कम दो से अधिक कॉलम होने चाहिए, यानी तीन या तीन से अधिक कॉलम होने चाहिए। और तीसरी कंडीशन है कि अगर तीन कॉलम है
तो ए बी को मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी दे रहा है, तो बी और सी में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। रिलेशन होगा तो फिर हम उसको एटॉमिक एंट्री करके अलग कर सकते हैं। क्लियर है? ये तीनों कंडीशन एक साथ अगर सेटिस्फाई होती है तो हम बोलेंगे मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आएगी। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सीधा सीधा एक बात, 100 बात की एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई टेबल में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि b की वैल्यू जो है वो मल्टी वैल्यू है, तो अगर एक ही कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं तो उसको मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी तक आने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर 3 कॉलम होता है, ए बी और सी। बी में भी मल्टी वैल्यू होती और सी में भी मल्टी वैल्यू होती। जैसे यहाँ पे लिखा होता सी में C1 और C2, तो जब एक से अधिक कॉलम में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है तब वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक आता है, नहीं तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर ही उसको अलग कर लिया जाता है। क्लियर है? जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि ये यहाँ पर ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म पर ही एटॉमिक एंट्री करके इसको अलग कर लिया गया। लेकिन जब यहाँ पर बी और सी होगा तब उसको अलग नहीं किया जा सकता। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दिखाता हूँ एक एग्जांपल में कि किस तरीके से 3 कॉलम में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज आती है। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का एक एग्जांपल देखेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टेबल दिखाया गया है जिसमें ए बी और सी है। अब यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है क्योंकि एक से अधिक कॉलम में डिफरेंट या मल्टीपल वैल्यूज है। इसको आप अलग नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते A1 B1 C1 A1 B2 C2 ऐसा अलग नहीं कर सकते, क्योंकि B1 के लिए C1 और C2 भी है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट B1 और B2 भी रखता है, C1 और C2 भी रखता है। तो आप अलग अलग कर दोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि एक जो स्टूडेंट है अगर वो B1 रखता है तो C1 रखता है, और B2 रखता है तो C2 रखता है, जो कि अलग कंडीशन है। जबकि कंडीशन ये है कि A1 के पास B1 B2 भी है और C1 C2 भी है, यानी चारों चीज़ें हैं इसके पास। यानी जब भी मैं डेटाबेस से पूछूं कि A1 के पास B1 है तो डेटाबेस में आंसर आना चाहिए यस। A1 के पास B2 है, यस। A1 के पास C1 है, यस। A1 के पास C2 है, यस। A1 के पास B1 और C2 दोनों हैं, यस आना चाहिए। लेकिन अगर क्या होगा, मैं इसको अलग कर दूं A1 B1 और C1 और A1 B2 C2, उस समय मैं पूछूंगा कि A1 के पास B1 और C2 हैं तो वो बोलेगा नो, क्योंकि अलग कर दिया है हमने। A1 B1 और C1 को एक बना दिया, A1 B2 और C2 को एक बना दिया। B2 और C2 तो है लेकिन B1 और C2 नहीं है बोलेगा वो। तो ये जो मल्टीपल वैल्यू डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है वो तभी आएगी जब एक से अधिक कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज आती हैं। तो आगे इसको देखते हैं कि कैसे इसको हम कम करेंगे या हटाएंगे। एक एग्जांपल है यहाँ पर SID कोर्स और हॉबी। यहाँ पर कुछ डेटा हम ऐड कर देते हैं आपके सामने। यहाँ पर एक डेटा है, 2 स्टूडेंट का डेटा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है और दूसरा स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 2 है। रोल नंबर 1 जो है 2 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, साइंस और मैथ्स, और साथ ही साथ उसकी 2 हॉबी है, क्रिकेट और हॉकी। साथ ही साथ रोल नंबर 2 जो है वो C# पढ़ रहा है और PHP पढ़ रहा है, और उसकी 2 हॉबी है, क्रिकेट और हॉकी। तो 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर कोर्स और हॉबी नाम का जो कॉलम है उसमें मल्टीपल वैल्यूज हैं और इन दोनों एक दूसरे के साथ डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो टेबल है ये 4th नॉर्मल फॉर्म पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। अब इसको हटाना होगा। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को कैसे हटाएंगे देखते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इस टेबल में क्या प्रॉब्लम है ऐसा रखने से, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी जब यहाँ पर मैं पूछूं। अभी देखिए ये रोल नंबर 1 का ही डेटा है। अगर मैं कंप्यूटर से पूछूंगा कि मैथ्स पढ़ने वाले और क्रिकेट खेलने वाले का रोल नंबर बताओ, तो कंप्यूटर यहाँ ढूंढेगा मैथ्स क्रिकेट, उसको एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला जो एंटिटी है या पहला रिकॉर्ड है उसमें मैथ्स और क्रिकेट एक साथ नहीं आए, दूसरे में भी मैथ्स और क्रिकेट एक साथ नहीं आया, जबकि असलियत में ये दोनों एक ही बच्चे का रिकॉर्ड है, और एक ही बच्चा मैथ्स और साइंस भी खेलता है और क्रिकेट और हॉबी भी खेलता है। कंप्यूटर को जवाब देना चाहिए था यस, मैथ्स और क्रिकेट खेलने वाले बच्चे का नाम है 1, लेकिन मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी के कारण
अभी फ़िलहाल कंप्यूटर जवाब देगा कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मैथ्स खेलता है, यानी उसके इस कॉलम में मैथ्स है और इस कॉलम में क्रिकेट है। तो यहाँ पर डेटाबेस में गड़बड़ी आने लग गई या गलत आउटपुट आने लग गया, या एक्सेल में भी आप जब ऐसा रख के फिल्टर करेंगे तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसको हम डीकम्पोज करेंगे या तोड़ देंगे या अलग अलग कर देंगे। कैसे करते हैं देखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए अब मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी दिखाई जा रही है आपके पास। पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व करने के लिए हम इसकी दो अलग अलग एंट्री और कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब इस दो एंट्री के बदले दो एंट्री और हो गई, देखिए 1 साइंस क्रिकेट। अब नीचे देखिए यहाँ पर 1 साइंस हॉबी, यानी साइंस के साथ हॉबी क्रिकेट, मैथ्स के साथ हॉकी क्रिकेट। क्लियर है? तो इस तरीके से एक ही स्टूडेंट के 4 रिकॉर्ड हो जाएंगे। ये तो केवल 2 कोर्स और 2 हॉबी थी, इसलिए मान लीजिए 3 कोर्स और 3 हॉबी होती तो 9 रिकॉर्ड होते। 100 कोर्स और 100 हॉबी होती तो 10,000 रिकॉर्ड हो जाते, जो कि सही नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया, एक ही स्टूडेंट के मल्टीपल रिकॉर्ड्स को रखना सॉल्व तो कर दिया, बट प्रॉब्लम तब आएगी जब बहुत बड़ा डेटा सेट होगा और इंसर्शन अपडेशन डिलीशन में भी प्रॉब्लम आएगी। मान लीजिए यहाँ पर इसके 4 एंट्री हैं, अगर एक और हॉबी यहाँ पर ऐड करेगा ना तो फिर से चारों के साथ उसको ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम है, जो कि बहुत ही बेकार डिज़ाइन है। अगर आप अपने डेटाबेस ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं तो भविष्य में आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसको डिकम्पोज कर देंगे और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे ले जाएंगे। डिकम्पोज करने के लिए टेबल को हम तोड़ देंगे 2 हिस्से में। स्टूडेंट टेबल जो था, स्टूडेंट एनरोलमेंट टेबल, वो अब 2 टेबल में टूट जाएगा, कोर्स ऑब्टेन टेबल और हॉबीज टेबल। कोर्स ऑब्टेन टेबल में आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा SID और कोर्स, और दूसरे टेबल में जो दिखेगा वो रहेगा SID और हॉबी। इस तरीके से उसको तोड़ दिया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैं टेबल को तोड़ दे रहा हूँ तो दोनों ही टूटे हुए टेबल जो है वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर आ गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है। अब ये दोनों टेबल जो है वो कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पे हैं। कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं जब आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी और मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एक साथ भी दिखाई दे सकती है। कैसे दिखाई देगी, यहाँ पर एक एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एनरोलमेंट का जो एक टेबल है उसमें एड्रेस भी ऐड कर दिया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं एड्रेस एक नया ऐड हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि SID जो है वो एड्रेस को डिराइव करेगा, यानी जब भी आप SID दोगे तो उसका एड्रेस निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी है, साथ ही साथ SID और कोर्स में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज है, और SID और हॉबी में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को डबल एरो से दिखाया गया है। तो ऐसा टेबल भी हो सकता है जहाँ पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी और फंक्शनल डिपेंडेंसी एक साथ आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टेबल को 3 हिस्से में तोड़ा जाएगा, स्टूडेंट ID और एड्रेस, स्टूडेंट ID और कोर्स, स्टूडेंट ID और हॉबी। 3 अलग अलग टेबल में तोड़ा जाएगा तो ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 टेबल में कैसे तोड़ा गया है इसको। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी आप देख सकते हैं कि आपका जो डेटाबेस है उसकी गलत डिज़ाइन की वजह से आता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 ठो टेबल बना हुआ है, जो कि एक अच्छा डिज़ाइन है क्योंकि दोनों ही टेबल जो है वो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कोई 2 स्टूडेंट एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम या कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट और कोर्स, एक स्टूडेंट ने अपना टेबल का डिज़ाइन बनाया इस तरीके से, एक टेबल बनाया स्टूडेंट और एक टेबल बनाया कोर्स, तो इसकी डिज़ाइन को हम अच्छा मानेंगे क्योंकि ये जो दोनों टेबल हैं ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म पर हैं और इस टेबल से भविष्य में कभी गलत आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन वही उसी सेम प्रोजेक्ट को अगर कोई दूसरा स्टूडेंट बना रहा है तो हो सकता है कि वो इसका जो 2 टेबल हैं उनको एक ही में रखे, 2 टेबल ना बनाए, एक ही टेबल बना दे। तो अगर उसका डिज़ाइन कुछ देखा जाए तो इस तरीके से हो सकता है
कि वो दोनों टेबल को एक साथ इस तरीके से बनाएगा। हालांकि अभी दोनों ही टेबल में सेम टू सेम डेटा है, इस टेबल में भी सेम डेटा है और पीछे जो देखा आपने दो टेबल उसमें भी सेम डेटा है, लेकिन जो पीछे जो दो टेबल बने हुए थे उसकी डिज़ाइन को हम अच्छा मानेंगे और सेम डेटा का यही सेम डेटा सेम प्रोजेक्ट के लिए एक और डिज़ाइन किसी और दूसरे स्टूडेंट ने तैयार किया है, ये डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं है। भविष्य में चल के इस डिज़ाइन से गलत आउटपुट मिल सकते हैं, क्योंकि ये जो डेटाबेस है इसमें मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है जो कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म को के रूल को तोड़ रही है और उसकी वजह से ये डेटाबेस डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो एक ही डेटाबेस के लिए दो अलग अलग डिज़ाइन दो लोगों ने सोचे, एक ने दो अलग अलग टेबल बनाए और एक ने ये बनाया, तो ये डिज़ाइन जो है वो अच्छा डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि इस टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। आपका डेटाबेस का जो डिज़ाइन है वो आपको डिसाइड करता है कि डेटाबेस आपका कौन से नॉर्मल फॉर्म में है, साथ ही साथ वो कितना अच्छा परफॉर्मेंस भविष्य में देगा। तो नॉर्मलाइजेशन एक टेबल की डिज़ाइन को नापने या मापने का एक तरीका है, साथ ही साथ ये उनमें जो खामियां हैं इसको रिमूव भी करता है। क्लियर है? तो ये हमने देखा कि फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में हमने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को पहचाना कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है और अगर किसी टेबल में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है तो उसे कैसे रिमूव करते हैं या डिकम्पोज करके या टेबल को तोड़ करके कैसे रिमूव करते हैं। और हमने साथ में ये भी देखा कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। क्लियर है? तो ये जो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी को रिमूव करने को लेकर या फिर फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। कल की क्लास में हम देखेंगे फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म।